हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप आप एंजॉय करोगे। सो वी हैव थ्री न्यूटन्स लॉज एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia. So statement of Newton's first law, I mean law of inertia, a body continues to be in its state of rest or uniform motion unless acted upon by some external force. इसका मीनिंग होता है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू करती है, इसका मतलब ये रुकी है तो रुकी रहेगी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर चलती रहेगी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अदरवाइज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सब इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया, स्टैटिक इनर्शिया and motional inertia. So static inertia definition is the tendency of a body to continue in its state of rest in the absence of external forces is called static inertia. इसका मीनिंग ये हुआ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहना चाहती है अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, उसकी इस टेंडेंसी को कहते हैं स्टैटिक इनर्शिया। सिमिलरली सेकेंड काइंड होता है मोशनल इनर्शिया। So tendency of a body to maintain its uniform motion in the absence of external force is called motional inertia. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर चलते रहना चाहती है, ये है उसका मोशनल इनर्शिया। तो ये तो हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में आपको ये बताया गया, the resultant of all external forces acting on a body or a system becomes directly proportional to the time rate of change of linear momentum of center of mass of the body or a system. Resultant of all external forces acting on a body or a system becomes directly proportional to the time rate of change of linear momentum of center of mass of the body or a system. ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ का जो एप्लीकेशन पार्ट होगा अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें टू केसेस बनाए जाएंगे, एक होगा कांस्टेंट मास सिस्टम, दूसरा होगा वेरिएबल मास सिस्टम। तो इसमें जो फार्मूले होंगे वो चेंज हो जाएंगे। फिर होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से किसी भी दो बॉडी के बीच में कोई भी जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, दे आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is also equal and opposite. Magnetostatic force acting between two magnetic poles is also equal and opposite. Similarly, contact force, if two bodies are in contact with each other, contact force acting between two bodies is also equal and opposite. So ये एक्सप्लेनेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ का कि फोर्सेस दो बॉडी के बीच में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाए और दूसरी बॉडी पहले पे फोर्स ही न लगाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जरा उस पार्ट पे मैं आता हूँ। सो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी
in its state of rest or uniform motion unless acted upon by some external force. Mathematically, if resultant of all external forces is 0, then either velocity of center of mass of the system is 0 or velocity of center of mass of the system is constant. तो मैंने अभी आपको समझाया, फिर मैंने आपको स्टैटिक इनर्शिया एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको मोशन इनर्शिया भी एक्सप्लेन किया, मीनिंग आपको समझा दिया। एग्जांपल्स आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे, इस बुक को रीड करोगे तो सबको सिस्टमेटिक मिलेगा। लीनियर मोमेंटम आप पहले से पढ़ चुके होगे। लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास and the velocity of a particle is called the linear momentum of the particle. इसका वेक्टर फॉर्मूला होता है वेक्टर p इक्वल्स m इंटू बी। लीनियर मोमेंटम में एक वेक्टर एरो लगा के दिखाओगे। m पार्टिकल का मास है, v वेक्टर है पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखती हो। रिजल्टेंट ऑफ all real and external forces, mind it, not pseudo, only real and external forces acting on a body or a system becomes directly proportional to time rate of change of linear momentum of center of mass of the system or a body. implies जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिप्लेस करते हैं, इक्वलिटी यूज करते हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। सो हियर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड पीसी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ center of mass of the body or a system, and its formula is m into vc. For the sake of convenience, k is taken as unity. न्यूटन ने k को 1 मान लिया for the sake of convenience, और ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। Resultant of all real and external forces is equal to simply dt of pc. अब देखो इसमें टू केसेस कैसे फॉर्म होंगे। केस 1, constant mass system. So as already discussed, pc is written as m into vc. So this was original expression for Newton's second law. Now pc is replaced by m into vc. Now suppose mass of the system is constant. So as per rule of differentiation, constant quantities are taken outside, therefore m is taken outside, and here we have dt of vc if m is constant. And in kinematics you have already done it. dt of vc is simply called ac, that is acceleration produced in the center of mass of the body. तो इसको मैंने लिख डाला ac, और आपका फॉर्मूला चेंज हो गया कि सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स एम इंटू ए सी। तो इस फार्मूले का लिमिटेशन है, इसको आपको लर्न करना होगा। ये फार्मूला तभी वर्क करता है जब सिस्टम का मास कांस्टेंट होता है, और अगर मास वेरिएबल हो गया तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसको देखिए। सेकेंड पार्ट इज वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम में जो फार्मूला अभी बताने जा रहा हूँ उसका डेरिवेशन आपको इस बुक के वॉल्यूम 2 में मिलेगा। वॉल्यूम 1 में जो डिफ़िकल्ट डेरिवेशन है उसको अवॉइड करे गए हैं, और जितने भी डिफ़िकल्ट और जे एडवांस लेवल के डेरिवेशंस होते हैं वो सब वॉल्यूम 2 में दिया गया है। तो जिसको जैसी समझ है वैसी वॉल्यूम वो फॉलो करेगा। तो इसका डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा। तो वॉल्यूम 2 में जब वेरिएबल मास सिस्टम का फॉर्मूला डिराइव होता है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ एक टर्म और आता है, इसको कहते हैं फ्री एक्शन।
राइट हैंड साइड तो वैसे ही रहता है m इंटू डी डी टी ऑफ वी सी। अब ये जो रिएक्शन फोर्स होता है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो रिएक्शन फोर्स होता है इसको थ्रस्ट भी बोलते हैं। दिस इज v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। वट इज मीनिंग ऑफ v रिलेटिव? अब क्या होगा, वेरिएबल मास सिस्टम जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका रॉकेट होगा। जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो हॉट गैसेस आउटवर्ड इजेक्ट होती हैं और हॉट गैसेस का जो थ्रस्ट है वो उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। वो जो थ्रस्ट लगता है हॉट गैसेस का वही रिएक्शन फोर्स कहलाता है। सो दिस रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाई ejecting hot gases and this is other than resultant of all real external forces. What is meaning of this v relative? Relative velocity of outgoing mass or incoming mass with respect to the main body. देखो रॉकेट क्या है, डिक्रीजिंग मास सिस्टम, उसका मास डिक्रीज होता है, उसमें से गैसेस बाहर निकलती हैं, तो रॉकेट के लिए आउटगोइंग मास डिफाइन होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटगोइंग मास विथ रिस्पेक्ट टू द मेन बॉडी। इसका मतलब मेन बॉडी पर एक ऑब्जर्वर बैठा दो, उस ऑब्जर्वर को जिस वेलोसिटी से हॉट गैसेस बाहर जाती हुई दिखाई देंगी वो होगा वी रिलेटिव। एंड व्हाट इज dm by dt? dm by dt is टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द मेन बॉडी। रॉकेट का मास लगातार घटेगा तो उसके मास के जो चेंज होने का रेट होगा, जिस रेट से उसका मास चेंज होगा उसको यहाँ पे लिखते हैं dm by dt। रॉकेट के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आर लीकिंग ऑयल टैंकर। ये जो हाईवेज पर डीजल या पेट्रोल लेकर टैंकर चलते हैं, अगर उसमें कहीं होल हो जाए तो लीक करना शुरू करेगा और उस टैंकर का मास लगातार घटता जाएगा, तो वो भी वेरिएबल मास सिस्टम कहलाएगा। रॉकेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट वहाँ पे फैक्ट्रीज में होता है या कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है या माइनिंग क्वेरीज में होता है। उसमें बेल्ट पुलीज होती है, ड्रम पुली कहलाता है, उसको मोटर से चलाते हैं और कन्वेयर बेल्ट पे कोई भी पाउडरी या ग्रेनुलर मटेरियल डाला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको कन्वे करता है। तो कन्वेयर बेल्ट पे एक ओर से मास बढ़ता है, दूसरी ओर से मास घटता है, तो भी एक वेरिएबल मास सिस्टम कहलाएगा। Then Newton's third law of motion. This is also called law of action reaction. For every action there is an equivalent opposite reaction. मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं देखो। इस डायग्राम में टू बॉडीज शो करी गई हैं। दिस इज फर्स्ट बॉडी and this one is second body and they are touching each other at a single point. Imagine करो, तो सिंगल पॉइंट पर इनके जो कर्विलिनियस सरफेसेस हैं उस पर एक टेंजेंशियल प्लेन बना लो, इसको आप बोलोगे टेंजेंशियल प्लेन। तो टेंजेंशियल प्लेन पे परपेंडिकुलर एक फोर्स लेफ्ट साइड में दिखा दो, उसको डिनोट करो वेक्टर फॉर्म n12 वेक्टर, और एक परपेंडिकुलर राइट साइड में बना दो परपेंडिकुलर, इसको डिनोट करो n21 वेक्टर। अब इसका मीनिंग समझाने जा रहा हूं। n12 वेक्टर is the contact force applied on the first body by the second body in left direction, and n21 force is the contact force applied on the second body by the first body in rightward direction perpendicular to tangential plane. So as per Newton's third law, these two forces are contact forces and they are equivalent opposite. अब उसमें कोई एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रिया वाले टॉपिक में, कि एक्शन रिएक्शन एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हो सकता। इसमें किसी एक को एक्शन मान लो
तो दूसरा रिएक्शन हो गया। क्यों नहीं डिफाइन हो सकता? क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और ये साइमल्टेनियसली डेवलप होती हैं, एक साथ डेवलप होते हैं, इसलिए इनको एक्शन रिएक्शन डिफाइन करना मुश्किल होता है। डेली लाइफ में एक्शन वो होता है जो थोड़ा पहले होता है, रिएक्शन वो होता है जो थोड़ी देर के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं, वो भी इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होते हैं। तो इनमें एक्शन और रिएक्शन पहचानना और डिफाइन करना मुश्किल होता है। फिर भी लोअर क्लासेस में कुछ गलत तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, वो तरीका सही नहीं है। ये दोनों वेक्टर हैं इक्वल एंड अपोजिट। वेक्टर वाले टॉपिक में आप पढ़ते हो कि अगर दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो उनको माइनस साइन के साथ डिनोट किया जाता है। इक्वल लिखकर एक माइनस लगाते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर एंटी पैरेलल। ये सिंबल है एंटी पैरेलल का। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट। n12 वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू n21 वेक्टर। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब मेरे बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनफैक्ट जो वेक्टर में आप पढ़ते हो उसको कंपोनेंट फॉर्म में भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनाने में हेल्प मिलेगा कंपोनेंट फॉर्म में। जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स आपके सिस्टम पे था उसको आप थ्री डायमेंशनल वेक्टर मान लो, तो उसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। सो इफ सिग्मा एफ एक्स इज जीरो देन एक्स इज जीरो, यानी कि फोर्सेस का अगर एक्स कंपोनेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या तो जीरो होगा या फिर कांस्टेंट होगा। सिमिलरली इफ सिग्मा एफ वाई इज जीरो देन ए वाई इज जीरो, implies what? Either vy zero or vy constant. And if sigma fz zero, I mean forces का अगर z component जीरो है then az zero implies either vz zero or vz constant. तो ये हो गया component form of Newton's first law. Similarly, we have component form of Newton's second law. रिजल्टेंट फोर्सेस के फिर यहाँ थ्री कंपोनेंट दिखाए गए हैं, थ्री कंपोनेंट। और ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट। तो अगर ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है तो इसको आप कैलकुलस में डिफाइन करोगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स डी डी टी ऑफ पी सी एक्स। और अगर पी सी एक्स को लिखा जाएगा तो एम इंटू वी सी एक्स लिखोगे, और अगर मास कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालोगे और यहाँ पे क्या आएगा? ए सी एक्स। I mean this is x component of acceleration of center of mass. Similarly, sigma Fy equals ddt of Pcy equals m into Acy if m is constant. Sigma Fz equals ddt of Pcz equals m into Acz if m is constant. तो ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ रियल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली दिस इज z कंपोनेंट ऑफ रियल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस इज z कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास and this is z component of acceleration of center of mass. So these are three component form of Newton's second law. जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको ये जो कंपोनेंट फॉर्म है इक्वेशन इसी से फॉर्म होंगे और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों,
ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली वी हैव 3 न्यूटन्स लॉज जो कि मैंने आपको ठीक से समझाया। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट के लिए हम लोग सेकेंड एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। गुड डे एंड थैंक यू।